एक सीधा सा सवाल जिसका आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना प्रोसेस कौन करता है? अमेरिका, चाइना, स्विट्जरलैंड? जी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ये करती है बेंगलुरु की एक कंपनी, राजेश एक्सपोर्ट्स, जिसका नाम इस समय काफी चर्चा में है। दुनिया का लगभग 35% गोल्ड जो है उसकी प्रोसेसिंग यही कंपनी करती है। इसका नाम अभी तक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में था, इंडिया की 500 फॉर्च्यून कंपनीज में। रिलायंस के साथ इसका नाम आ रहा था, टाटा के साथ इसका नाम आ रहा था। और ये कंपनी स्टार्ट हुई थी मात्र 1200 रुपए से। जी हाँ, मात्र 1200 रुपए से, एक गैरेज में 10 वर्कर्स के साथ। और रिसेंटली 3 जून 2026 को सेबी ने एक 109 पेज का इंटरिम ऑर्डर जो है वो जारी किया है इस कंपनी के अगेंस्ट। इसमें मेनली एलिगेशंस क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2025 तक कंपनी ने जो भी 15.15 लाख करोड़ की रेवेन्यू की जो रिपोर्टिंग की है वो इन्फ्लेटेड है। अब ये नंबर समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया की कंप्लीट जीडीपी रफली 300 लाख करोड़ के आसपास है। और ये इरेगुलरिटीज जो है ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये इंडिया की पूरी जीडीपी का लगभग 5% है। जी हाँ दोस्तों, 5%। अगर ये नंबर्स प्रूव होते हैं तो इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में अकाउंटिंग फ्रॉड का ये अब तक का सबसे बड़ा केस होगा। जी हाँ दोस्तों, बट राजेश मेहता जी ने ये कहा है कि ये सब जो एलिगेशंस हैं ये अनट्रू है। इन एलिगेशंस में कोई भी सच्चाई नहीं है। और सेबी ने जो अभी इंटरिम ऑर्डर जारी किया है वो अभी एक एलिगेशंस है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। जैसे जैसे इन डेप्थ एलिगेशंस होंगी, जैसे जैसे इसके ऊपर चीजें आगे मूव होंगी, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में ये एलिगेशंस हैं ये ठीक है नहीं है। अब सबसे जरूरी चीज जो है वो समझना ये है कि जी इन एलिगेशंस के पीछे ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कि लगाए गए हैं। बट इससे पहले राजेश मेहता द लीजेंड, उनकी स्टोरी को समझना भी जरूरी है। बिकॉज उनकी जो जर्नी रही है वो अब तक की एक कमाल की जर्नी रही है इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सेकेंडली, अगर ये एलिगेशंस प्रूव होते हैं तो सत्यम के बाद अकाउंटिंग का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा फ्रॉड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राजेश मेहता द लीजेंड को समझते हैं, उनकी स्टोरी को समझते हैं। बेंगलुरु 1960s, एक गुजराती फैमिली, फादर जसवंत राय मेहता जी सेमी प्रीशियस स्टोन्स का एक वो छोटा सा काम करते थे। काफी ऑनेस्ट वर्किंग थी। उनका एक बेटा था राजेश, जो कि पढ़ने में काफी अच्छा था, स्कूल में स्टेट रैंक होल्डर था। एंड 1981 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो 1981 में राजेश मेहता जी अपने फादर के बिजनेस में आ गए। एंड 1982 में उन्होंने अलग से अपना कुछ करने का सोचा। और अलग से स्टार्ट करने के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई के बैंक से 1200 रुपए एज ए लोन लिया। अब शुरुआत में उन्होंने क्या किया कि जो ज्वेलर्स थे उनसे सिल्वर की ज्वेलरी का ऑर्डर लिया, चेन्नई से माल बनवाया एंड उनको डिलीवर कर दिया। अब यहां समझने वाली बात है कि कमोडिटी मार्केट में प्राइस बहुत मैटर करता है। क्यों? लेट्स सपोज आज आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट मीन्स गोल्ड या सिल्वर परचेज करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आप मार्केट में गए गोल्ड परचेज करने के लिए, एक ज्वेलर ने आपको कहा 1,65,000 रुपए पर तोला रेट है। वही सेम प्रोडक्ट दूसरा ज्वेलर यदि आपको 1,60,000 रुपए में दे रहा है, प्रोडक्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है, तो आप वो प्रोडक्ट 1,65,000 रुपए में परचेज नहीं करेंगे। 1,60,000 रुपए में जो दे रहा है उसी से परचेज करेंगे। बिकॉज जब आपको सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट कम रेट पे मिल रहा है तो आप महंगे रेट पे क्यों लेंगे? गोल्ड तो अल्टीमेटली गोल्ड ही है, क्वालिटी तो वही है। ए से लेने में या बी से लेने में उसके अंदर कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। सो उन्होंने धीरे धीरे मार्केट में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। एंड कुछ टाइम के बाद उन्होंने सिल्वर लाइन से हटके गोल्ड में अपनी स्टार्टिंग की। एंड 1989 में बेंगलुरु में
एक छोटे से गैरेज में 10 वर्कर्स के साथ गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग शुरू कर दी और कंपनी का नाम रखा राजेश एक्सपोर्ट्स। उसी साल यूके से उनके पास एक पहला ऑर्डर आया। उनके रेट ने और क्वालिटी ने, दोनों चीजों ने काम किया। इसके बाद वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुबई, ओमान, कुवैत, अमेरिका, यूरोप, बड़ी बड़ी कंट्रीज में गोल्ड की प्रोसेसिंग के लिए, मींस इन सभी कंट्रीज में उन्होंने रेट को लेकर के कमोडिटी मार्केट में इस तरीके से काम किया कि हर मार्केट को उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। एंड अब वो सिर्फ इंडियन मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर रहे थे, वो वर्ल्ड मार्केट में भी कॉम्पीट कर रहे थे, जबकि उस समय एक्सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इसके बाद 1995 में उन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट किया बीएससी एंड एनएससी पर। कंपनी आगे बढ़ी और 2002 में उन्होंने बेंगलुरु में एक मेगा फैक्ट्री गोल्ड प्रोसेसिंग की इस्टेब्लिश की। इस मेगा यूनिट जो उन्होंने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया, उसके लिए इटली, जर्मनी, इन जगहों से बड़ी बड़ी मशीन्स आई। एंड इस यूनिट की जो कैपेसिटी थी गोल्ड को प्रोसेस करने की, वो थी 250 टन्स। जी हाँ, 250 टन्स की गोल्ड की प्रोसेसिंग वहां पे की जा सकती थी। इसके बाद 2015 में वो मोमेंट आया जब राजेश एक्सपोर्ट्स पूरे वर्ल्ड में मतलब एक उस लेवल पर पहुंच गए जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वेल कैम्बी, जो कि 50 साल पुरानी गोल्ड की प्रोसेसिंग की यूनिट थी, जो हर साल 945 टन गोल्ड रिफाइन करती थी, 325 टन सिल्वर, जो कि इंडिया की एनुअल गोल्ड डिमांड से भी ज्यादा था। दुनिया की सबसे बड़ी प्रीशियस मेटल रिफाइन करने वाली कंपनी, जिसे 27 जुलाई 2015 को राजेश एक्सपोर्ट ने वेल कैम्बी को एक्वायर कर लिया। एंड उस समय की जो डील थी, ये थी $400 मिलियन की। इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो 2560 करोड़ रुपए। एंड ये पूरी की पूरी जो डील थी, कैश में डील थी। इसके लिए कोई लोन नहीं लिया गया। ये फंड्स कहां से आए आज तक किसी को नहीं पता, बट ये राजेश एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अब राजेश मेहता जी एंड वेल कैम्बी, मिस राजेश मेहता की जी की जो कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स, वेल कैम्बी को एक्वायर करने के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग करने वाली कंपनीज में से एक बन गई। इसके बाद राजेश एक्सपोर्ट फॉर्च्यून 500 में 462 रैंक पे। कमाल की बात है कि एक छोटी सी कंपनी जो कि 1200 रुपए उधार लेकर के शुरू की गई थी, आज फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में उसका नाम इस्टेब्लिश हो चुका था। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि वेल कैम्बी को एक्वायर करने के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी का स्ट्रक्चर क्या था। तो राजेश एक्सपोर्ट इंडिया की मेन कंपनी थी। इसके बाद इसके नीचे थी REL सिंगापुर। ये एक होल्डिंग कंपनी थी जिसका काम कुछ भी ऑपरेट करना नहीं था। उसके नीचे थी GGR ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज स्विट्जरलैंड। ये भी एक होल्डिंग कंपनी थी। इस कंपनी के अंदर भी कोई ऑपरेशंस नहीं थे। एंड उसके नीचे थी वेल कैम्बी स्विट्जरलैंड, जो कि एक्चुअल काम करने वाली कंपनी थी। अब वेल कैम्बी ही प्रिंसिपली ऑपरेट एंटिटी थी जो कि काम करती थी। होल्डिंग कंपनी में कुछ भी ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं थी। मतलब वेल कैम्बी ही वो कंपनी थी जो कि एक्चुअल में काम कर रही थी। अब छोटी सी एक फिगर लेते हैं जो कि सेबी के एंट्री ऑर्डर्स में जो कि उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनका कहना यह था इस ऑर्डर के अंदर कि 2023 में वेल कैम्बी का ऑडिट हुआ KPMG से। एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रिपोर्ट किया गया 542.68 करोड़। मींस वेल कैम्बी जो कि एक्चुअल काम करने वाली कंपनी है, उसका रेवेन्यू कितना था 542.67 करोड़। एंड GGR जो कि उसकी होल्डिंग कंपनी थी, उसका जो रेवेन्यू है वो रिपोर्ट किया गया 2.92 लाख करोड़। एक ही साल, एक ही ग्रुप। वेल कैम्बी जो कि एक्चुअल में काम कर रही थी, उसका रेवेन्यू तो था 542 करोड़ रुपए। और GGR जो कि उसकी होल्डिंग कंपनी थी, जो कुछ भी नहीं करती थी, उसका रेवेन्यू था
2.92 लाख करोड़ मींस ऑपरेटिंग कंपनी से 538 गुना ज्यादा। सेबी ने एग्जैक्टली यही लिखा है अपनी 109 पेज की रिपोर्ट में। इस पॉइंट पर राजेश एक्सपोर्ट्स का ये कहना था कि वेलकम भी जो है वो सिर्फ ऑपरेटिंग रेवेन्यू ही रिकॉर्ड करती है, एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन है मींस जो एक्चुअल टोटल जो कॉस्टिंग है प्रोडक्ट की वो रिकॉर्ड नहीं करती, जबकि उसकी होल्डिंग कंपनी जो है वो कंप्लीट जो रेवेन्यू है उसको रिकॉर्ड करती है। सो जो एलिगेशंस सेबी ने लगाए हैं वो टोटली गलत है। अब सेबी ने कहा कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं या जो हमें एक्सप्लेन किए गए हैं ये नंबर्स कहीं ना कहीं मिसमैच है, या जो चीजें हमें बताई जा रही हैं या दिखाई जा रही हैं वो एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है। सबसे बड़ी बात, सेबी की जो फाइंडिंग्स हैं, सेबी ने जो 109 पेज का इंटरिम ऑर्डर जारी किया है उसके पीछे कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं है, कोई किसी एजेंसी ने इस रिपोर्ट को नहीं बताया। इन सब चीजों की शुरुआत कहां से हुई? 11 मार्च 2024 एक ईमेल लिखी गई सेबी को, किसके द्वारा? एक शेयर होल्डर के द्वारा। जी हाँ, एक्चुअल में ये मामला शुरू कहां से हुआ? 11 मार्च 2024 को एक इन्वेस्टर ने सेबी को एक मेल लिखी जिसमें यह कहा गया कि कंपनी के बुक्स में 2 साल से जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो एज इट इज स्टैंड कर रहा है। मतलब क्या? मतलब है कि कंपनी की बुक्स में पिछले 2 साल से जो डेटर्स हैं वो एज इट इज एग्जिस्ट कर रहे हैं। कंपनी के पास कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। अब ये कोई एक छोटा सा सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि सवाल एक छोटे से अमाउंट का नहीं है, सवाल है 15 लाख करोड़ की टर्नओवर को दिखाने का। इसके बाद सेबी ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इनिशियली 6 महीने तक तो इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया था। अब आप ही सोचिए, आपने किसी को 30 दिन की उधार पर कोई माल बेचा, और 30 दिन तो क्या, अगले 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 180 दिन, 360 दिन, 2 साल से यदि आपके पास उसकी पेमेंट नहीं आई तो इसका मतलब क्या है? इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो वो पेमेंट रिसीव ही नहीं होगी, या आपने वो जो भी सेल की फिगर दिखाई है वो गलत है, जिसका पैसा कभी आना ही नहीं है या आएगा ही नहीं। अब उस कंप्लेंट के बाद अक्टूबर 2024 में एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो दिसंबर 2024 में बीडीओ इंडिया सर्विसेज को एज ए फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया गया राजेश एक्सपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए। बीडीओ ने अपना काम शुरू किया। कस्टमर वाइज सेल्स का डाटा मांगा, कंपनी वाइज सेल्स का डाटा मांगा, वेंडर्स के रिकॉर्ड मांगे, ओवरसीज सब्सिडीज के अकाउंट्स मांगे, ईआरपी सिस्टम का एक्सेस मांगा, बट कंपनी ने एक्सेस नहीं दिया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिए, जनरल रिकॉर्ड नहीं दिए, जबकि राजेश एक्सपोर्ट्स का कहना है कि उन्होंने जो जो रेलेवेंट डाटा या इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो प्रोवाइड कर दी। अब राजेश एक्सपोर्ट्स ने तो ये कह दिया कि हमने जो भी डाटा हमसे मांगा गया वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कर दी। बट जो कंपनी एज ए ऑडिटर अपॉइंट की गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसने कहा कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा दिया गया वो इनकम्प्लीट था, जिससे अल्टीमेटली ये प्रूव होता है कि जो भी सेल्स की फिगर पिछले 5 साल में कंपनी ने अपने बुक्स में दिखाई वो इन्फ्लेटेड थी। हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन या डाटा जो भी हमने मांगा वो प्रोवाइड नहीं किया गया। अब इसके बाद इसी में एक दूसरा या नया एंगल और, जिसके बारे में लोग अभी तक पूरी डिटेल में जानते ही नहीं। एलेस्ट, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है राजेश मेहता जी की ही, जीजीआर और वेलकम्बी के अलावा इस एंगल को देखना भी जरूरी है, बिकॉज ये एंगल भी एक अलग ही तरफ हमें लेके जाता है। एलेस्ट प्राइवेट लिमिटेड राजेश मेहता जी की एक अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है, जो कि राजेश एक्सपोर्ट से एक अलग कंपनी है। इस कंपनी या इस एंगल को भी थोड़ा सा देखना है, समझना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो भी डिस्कशन हो रही हैं वो राजेश एक्सपोर्ट से रिलेटेड की डिस्कशन हो रही हैं। इस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा अभी चर्चा या डिस्कशन अगर आप देखेंगे तो नहीं हो रही, बट इसको देखना समझना क्यों जरूरी है?
गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए शुरू की। अब जिसके अंदर गवर्नमेंट 18,100 करोड़ रुपए की ये स्कीम है, जो कि एक सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने एनर्जी स्टोरेज के लिए अलग अलग कंपनी से बिड ली। गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम एक दूसरा और बड़ा एंगल, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने पीएलआई स्कीम को प्रमोट करते हुए एनर्जी स्टोरेज के लिए डिफरेंट कंपनीज को इनवाइट किया। राजेश एक्सपोर्ट के अलावा 7 और कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि इसी फील्ड से रिलेटेड काम कर रही थी। बट उसके बाद भी राजेश एक्सपोर्ट को इस स्कीम के अंडर जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज या उसे अवार्ड से उसके लिए चूज किया गया। अब सेबी के इस ऑर्डर के बाद इस पर भी विचार किया जा रहा है, जो पीएलआई स्कीम के अंडर राजेश एक्सपोर्ट की इस कंपनी को सब्सिडी दी जा रही है, क्या वो रिकॉल करनी है या क्या करना है। बट इसमें जो सबसे समझने वाली चीज है, एलेस्ट, जो कि राजेश एक्सपोर्ट की दूसरी कंपनी है राजेश मेहता जी की, जो एक्चुअल में कुछ नहीं करती, कोई ऑपरेशंस नहीं है, उसके बाद भी कोई रेवेन्यू नहीं है। इस कंपनी की वैल्यूएशन 50,000 करोड़ की कैसे पहुंची, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 3 मॉरिशियस फंड्स ने एलेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट किया। उन तीनों की इन्वेस्टमेंट मिला करके थी 1250 करोड़ रुपए की। पर सवाल यह उठता है कि तीनों फंड्स जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, उनका ईमेल एड्रेस एंड ऑफिस एड्रेस मॉरिशस में सेम है। उसके बाद भी तीनों कंपनीज ने अलग अलग वैल्यूएशन पे एलएन के अंदर इन्वेस्ट क्यों किया। क्वेश्चन ये कि एलेस्ट की वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यूएशन आज के डेट में कितनी, 50,000 करोड़ रुपए। वो कंपनी जीरो ऑपरेशन, जीरो रेवेन्यू, और फिर भी वैल्यू कितनी, 50,000 करोड़। ये वैल्यू बनी कैसी? इस वैल्यू को बनाने के पीछे कलकत्ता की कंपनी फिनश्योर मैनेजमेंट सर्विसेज, उसका हाथ है। कैसे? उसने इस कंपनी की वैल्यूएशन लगाई स्टार्टिंग में 200 रुपए पर शेयर, 3,000 करोड़ इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन पे। फिर 4 महीने में मॉरिशस के एक फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया 1,000 रुपए के रेट पे, वैल्यूएशन हो गई 5 गुना। मींस एक ही साल में शेयर प्राइस 10 रुपए से 200 रुपए पहुंच गया, और जंप कितना था, 1900 गुना का। सबसे इंपॉर्टेंट, राजेश एक्सपोर्ट की लिस्टेड कंपनी ने भी एलेस्ट में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। मतलब पब्लिक शेयर होल्डर्स का पैसा, जो कि राजेश एक्सपोर्ट्स का था, वो राजेश मेहता जी की अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया गया। मिस कहीं ना कहीं ये जो प्राइस था ये काफी इन्फ्लेटेड था। सेबी की फाइंडिंग्स में यह भी नोट किया गया है कि राजेश एक्सपोर्ट से एक दूसरी कंपनी, जो कि राजेश मेहता जी की अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसमें फंड्स का डाइवर्जन किया गया। मींस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विदाउट एनी अप्रूवल। शेयर होल्डर्स का पैसा, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का पैसा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया गया, उस कंपनी में जो कि ना तो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, ना ही ऑपरेशनल थी। मींस ये सीधा सीधा फंड डाइवर्जन का केस है। अब अगली जो फाइंडिंग सेबी की थी 109 पेज की रिपोर्ट में, वो क्या थी? एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, राजेश एक्सपोर्ट के हिसाब से कंपनी ने इस कंपनी के साथ, मींस फ्लुएंस के साथ जो बिजनेस किया वो क्या था, 11,486 करोड़ रुपए का इनको माल बेचा और 11,488 करोड़ रुपए का माल इनसे खरीदा। जब सेबी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की एंड एफ्लुएंस से इसकी डिटेल मांगी, उनसे पूछा गया कि क्या आपने राजेश एक्सपोर्ट के साथ बिजनेस किया है? एफ्लुएंस ने क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जी राजेश एक्सपोर्ट हमारा क्लाइंट ही नहीं है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि एक कंपनी अपने रिकॉर्ड में ये शो कर रही है कि वो दूसरी कंपनी को 11,486 करोड़ रुपए का माल बेच रही है और उससे 11,488 करोड़ रुपए का माल खरीद रही है, और वो ये कंपनी कहती है कि जी हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमारे बीच में ये ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है। एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन थी क्या? राजेश मेहता जी गोल्ड डेरिवेटिव्स में पर्सनली ट्रेड कर रहे थे
एफ्लुएंस के थ्रू, एंड उन्होंने गोल्ड डेरिवेटिव्स में जो भी ट्रांजैक्शन की, जो भी ट्रेड किया, उस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को राजेश एक्सपोर्ट में अपनी कंपनी में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब अपनी पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी को, अपनी पर्सनल ट्रेडिंग को अपनी कंपनी में शो कर दिया। इससे क्या हुआ? रेवेन्यू इन्फ्लेट हो गया। सो अल्टीमेटली फाइंडिंग्स क्या है कि कंपनी ने अपना जो भी रेवेन्यू अपनी बुक्स में शो किया है वो इनफ्लेटेड है। एक्चुअल में वो रेवेन्यू या वो ट्रांजैक्शंस ही नहीं है जो कि बुक्स में दिखाई गई हैं। बट राजेश एक्सपोर्ट का ये कहना है ये है कि सेबी ने जो भी एलिगेशंस हम पर लगाए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि एक्चुअल में जो सेबी के एलिगेशंस हैं वो ठीक है या गलत है। बट अल्टीमेटली इससे इम्पैक्ट किस पर आया? यदि हम ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में राजेश एक्सपोर्ट के अंदर शेयर होल्डिंग की किसकी बढ़ी? वो बढ़ी एलआईसी ऑफ इंडिया। एलआईसी ऑफ इंडिया की मार्च 2026 तक कंपनी में जो शेयर होल्डिंग थी वो थी 10.80%। मींस करोड़ों इंडियंस के इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा जो कि एलआईसी ने एज ए प्रीमियम कलेक्ट किया और इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। सो इन नेटशेल अगर हम बात करें तो सेबी का ये कहना है कि राजेश एक्सपोर्ट ने पिछले 5 साल में अपना जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है उसमें से 99.80% जो रेवेन्यू है वो अनवेरिफाइड है। मींस जो भी फिगर्स दिखाई गई वो इनफ्लेटेड है, वो एक्चुअल रेवेन्यू है ही नहीं। अब इसकी वजह से मार्केट पर या आम इन्वेस्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा या क्या असर पड़ा? पिछले 4 से 5 साल में यदि हम बात करें तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग तो कंपनी में नहीं बढ़ी, बट एलआईसी ऑफ इंडिया ने धीरे धीरे अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ा करके 10.80 कर ली किसमें? राजेश एक्सपोर्ट में। एंड सेबी का ये एस्टिमेट है एज ऑन डेट कि इससे लगभग 12,726 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो उड़ गई, मींस खत्म हो गई। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू शोइंग रॉन्ग फिगर्स इन दी फाइनेंशियल्स। अब इसका असर क्या हुआ? सेबी का इंटरिम ऑर्डर देने के बाद जो स्टॉक प्राइस 239 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था वो इमीडिएटली 104 रुपए पर आ गया, मीन्स 54% की करेक्शन। बट कंपनी अभी भी इस चीज को एडमिट नहीं कर रही। कंपनी ये कह रही है कि जो भी रेवेन्यू की जो फिगर्स हमने अपने फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड की है वो सारी की सारी फिगर्स करेक्ट है। ये सिर्फ एक समझने की गलती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सेकेंडली इसके बाद जो सब्सिडी वन की अगर बात करें तो सब्सिडी वाले एंगल पे भी गवर्नमेंट जो है वो विचार कर रही है, जो पीएलआई स्कीम है। अब सबसे बड़ी जो बात है वो यह है कि जो कंपनी सिर्फ एक 1200 रुपए से शुरू हुई, फॉर्चून 500 की लिस्ट में पहुंची, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एंड आज वही कंपनी जिसके ऊपर एलिगेशंस हैं कि उसने अपने फाइनेंशियल्स में जो रेवेन्यू की रिपोर्टिंग की है वो गलत है, आज उस स्टेज पर आ गई जहां इन्वेस्टर्स का पैसा काफी बड़े लेवल पर यदि हम बात करें तो उड़ गया मार्केट से या खत्म हो गया। बट क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है कि इसमें आम इन्वेस्टर्स कम थे। मेजर जो स्टेक होल्डिंग थी वो थी एलआईसी ऑफ इंडिया की। बट आप ये देखिए कि एलआईसी ऑफ इंडिया ने भी जो पैसा राजेश एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्ट किया वो कंपनी का कोई अपना पैसा नहीं था, लाखों पॉलिसी होल्डर्स का प्रीमियम का पैसा था जो कि एलआईसी ऑफ इंडिया ने राजेश एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्ट किया। और वो पैसा या वो जो वेल्थ क्रिएट होनी थी वो खत्म हो गई। एक शेयर होल्डर द्वारा लिखी गई एक ईमेल, एक छोटी सी कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन, और आज जो कंपनी एक फॉर्च्यून 500 के अंदर आती थी सभी लिस्टों से बाहर हो चुकी है एंड अपने आप को प्रूव करने में लगी हुई है। वो कंपनी जो मात्र 1200 रुपए से शुरू हुई थी एंड वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी की कंपनी बनी। कंपनी का आज भी ये कहना है कि हमारे जो भी नंबर्स हैं वो ठीक हैं, फर्क सिर्फ समझने में है, हमारे नंबर्स में नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन ठीक कह रहा है कौन गलत। इस समय कुछ भी कहना गलत होगा। बट
जो सबसे बड़ा सवाल आता है, ये जो यहाँ जो सीखने वाली चीज है वो ये है, आपके जो नंबर्स हैं वो रियल होने चाहिए, अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, एंड पर्सनल एंड कंपनी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, एंड दोनों की ट्रांजैक्शंस सेपरेट होनी चाहिए। दोनों को मिक्स करना बहुत बड़ी गलती है। बट अब यहाँ सबके मन में एक सवाल आएगा कि भाई पैसा मेजरली अगर डूबा तो किसका डूबा है? एलआईसी का। आम पब्लिक का तो ज्यादा पैसा नहीं डूबा, तो ये फ्रॉड हुआ कैसे? अगर ये सारी चीजें प्रूव होती हैं तो ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम होगा। अब इस एंगल को भी समझते हैं कि एक्चुअल में फ्रॉड कैसे है। एलआईसी ने अपनी शेयर होल्डिंग जो इंप्रूव की, बढ़ाई, या उस कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया, वो क्या देखकर किया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कंपनी क्लेम कर रही है 2 लाख करोड़ रुपए, उसको देख के किया, ना कि 542 करोड़ के रेवेन्यू को देख करके किया। अगर एलआईसी ऑफ इंडिया 542 करोड़ के रेवेन्यू को देख करके इन्वेस्ट करती तो कभी भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट या इस रेट पर इन्वेस्ट नहीं करती। इन्वेस्टमेंट जो की गई, जो नंबर दिखा गए, उन नंबर्स को देख करके की गई, ना कि उन नंबर्स पर की गई जो कि एक्चुअल में थे। क्योंकि जो नंबर्स एक्चुअल में थे और जो दिखाए गए, दोनों में 538 टाइम्स का फर्क था। कोई छोटा मोटा फर्क नहीं। एक्चुअल में विक्टिम एलआईसी नहीं बनी। एक्चुअल में जो विक्टिम्स बने वो कौन बने? वो प्रीमियम होल्डर, जिन्होंने एलआईसी ऑफ इंडिया को अपना प्रीमियम पे किया। इसी से लेसन लेते हुए आप भी आज ही अपने बिजनेस में 3 रियल कैलकुलेशंस कीजिए। सबसे पहली कैलकुलेशन, डेटर डेज। आपका जो भी आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल अमाउंट है डिवाइडेड बाई एनुअल आपका रेवेन्यू इनटू 365। जो भी आपकी फिगर आती है, यदि ये फिगर 30 डेज से कम है, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। यदि 60 से ऊपर है तो आपको इस पे काम करने की जरूरत है। यदि 90 डेज से ऊपर है, अपने टर्म्स में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। यदि ये फिगर 180 डेज से ऊपर आ रही है तो इट मीन्स आपके बिजनेस में कुछ तो गड़बड़ है। आपको डीपली इस पे रिवर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बिजनेस भी प्रॉब्लम में आ सकता है। आपकी ये फिगर कितनी है, कैलकुलेट कीजिए अभी। कैलकुलेशन नंबर 2, अकाउंट्स ट्रांसपेरेंसी चेक। अब एक छोटा सा सवाल, अगर आज कोई ऑथराइज ऑडिटर आपके पास आता है आपके अकाउंट्स मांगने के लिए, कितने टाइम में अपनी बुक्स या अकाउंट्स शेयर कर सकते हो? 1 घंटे में? एक्सीलेंट। 1 दिन में? ठीक है। 1 हफ्ते में? कुछ हद तक ठीक है। यदि आप अगले 15 दिन या 1 महीने में भी अपनी बुक्स या अकाउंट्स शो नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि अकाउंटेंसी में या रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कैलकुलेशन नंबर 3, पर्सनल वर्सेस कंपनी। क्या आपका पर्सनल अकाउंट आपकी कंपनी से अलग है? मीन्स आपकी कंपनी का जो भी पैसा है वो कंपनी में ही खर्च किया जाता है? ऐसा तो नहीं। आप अपने पर्सनल सारे के सारे खर्चे कंपनी से कर रहे हो, या जो भी आपकी रिलेटेड कंपनीज हैं, मीन्स जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी बुक से आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को रूट कर रहे हो। आप इस चीज को भी आज जरूर चेक कीजिए, बिकॉज आपके पर्सनल एक्सपेंसेस या पर्सनल बुक्स आपकी कंपनी से सेपरेट होनी चाहिए। जो भी फंड्स रूट हो रहे हैं दोनों डिफरेंट होने चाहिए। आपके पर्सनल यूज के जो भी फंड्स हैं वो कंपनी के थ्रू रूट नहीं होने चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, एंड साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। यदि आप भी अपने बिजनेस का बैंक रेडीनेस या हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।